चलो, क्या पढ़ रहे थे अपन? एटीट्यूड चेंज, है ना? एटीट्यूड चेंज करना है। तो मैंने क्या बताया कि एटीट्यूड चेंज में क्या होता है, एक ओल्ड एटीट्यूड होगा आपका, है ना, प्रीवियस एटीट्यूड होगा, और एक होगा आपका न्यू एटीट्यूड, है ना। यहाँ से हमको यहाँ जब जाना रहता तो हमको पुराने वाले यहाँ 3 चीजें मिलती हैं आपको, क्या क्या? कॉग्निशन, अफेक्ट और बिहेवियर, है ना। हमको तीनों को चेंज करना पड़ता है जब हम न्यू एटीट्यूड में जाते हैं। और जब आप न्यू एटीट्यूड आपका चेंज हो जाता है तो अभी जैसे ही आपका चेंज हुआ तो आपका कॉग्निशन पार्ट है, अफेक्ट पार्ट है ना। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होगा, अभी बिहेवियर नहीं होगा। बिहेवियर मतलब यहाँ पे किस चीज को बता रहा है? पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस। बट जैसे जैसे आपका एटीट्यूड चेंज हुआ है तो अभी तो पास्ट एक्सपीरियंस होगा नहीं, धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस आपको ग्रेजुअल टाइम में ये आता जाएगा, है ना। ये देखा था, ग्रेजुअल टाइम में ये आता जाएगा। उसके बाद क्या बताया, जब एटीट्यूड चेंज होगा तो एटीट्यूड में 3 लेवल चेंज होते हैं एक्चुअली में। एटीट्यूड चेंज में क्या होता है, 3 लेवल्स चेंज होते हैं, 3 लेवल होते हैं, जिसको हमने क्या क्या बताया था आपको कि भाई 3 लेवल में वो चेंज होता है ना। जिसमें आपने सब कुछ देख लिया था कि 3 लेवल्स ऑफ एटीट्यूड में ये सब चीजें चेंज होती है ना। तो उसके बाद हमने क्या देखा था, फैक्टर्स भी देखा था, मतलब टाइप्स देखा था पहले, ठीक है, टाइप्स देखा था। लेवल्स में, लेवल में 3 चीजें क्या थी, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन, है ना। ये देख लिया था हम लोगों ने। और फिर इसके बाद क्या देखा, टाइप्स में क्या होता है, कन्फर्मिटी होता है, ठीक है। दूसरा सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होता है। फिर तीसरा हमने देखा था ओबीडियंस होता है। चौथा होता है परसुएशन, है ना, ठीक। ये हमने देख लिया था। ये काहे में, ये किसके बता रहा हूँ, ये सब है आपके सोशल इन्फ्लुएंस, मतलब सोशल इन्फ्लुएंस के तहत आपका न्यू एटीट्यूड चेंज होता है ना। फिर उसके बाद हम लोग फैक्टर्स भी देखे थे, फैक्टर्स जो कि परसुएशन में यूज कर सकते हो या फिर सोशल इन्फ्लुएंस, है ना। उसमें देखा था हम लोगों ने कि भाई सोर्स का क्या होता है रोल, रिसीवर का क्या होता है और मैसेज का क्या होता है। फिर हमने देखा था सोशल इन्फ्लुएंस या परसुएशन के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस देख लिया था कि भाई हाँ ये प्रोसेस होते हैं। मतलब इन इन सब चीजें अल्टीमेटली आपको क्या हेल्प करती है, किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड चेंज करने में। मतलब मैं बोल सकता हूँ, ये जब यहाँ से हम यूज करते हैं तो ये जो टूल है, ये यहाँ से यहाँ तक ओल्ड से न्यू, ये 2 तरीके, ये टूल कौन सा, सोशल इन्फ्लुएंस, है ना, सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक। अब ये सोशल इन्फ्लुएंस इंक्लूड कर लेता है किसको, परसुएशन को। ये परसुएशन हो गया था, ये है सोशल इन्फ्लुएंस, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई कुछ दिक्कतें तो होंगी ना एटीट्यूड चेंज करने में। ओल्ड एटीट्यूड आपका ये है, आपको न्यू एटीट्यूड की तरफ जाना है, तो इतना सरल तो होगा नहीं, है ना। कुछ बीच में बैरियर्स होंगे, तो उन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं, यहाँ ये जो लाइन बनी है ये बैरियर्स, है ना, ये कहलाएंगे आपके बैरियर्स, है ना। तो इनको आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट बैरियर्स। काहे के लिए बैरियर्स? ऑफ एटीट्यूडनल चेंज, एटीट्यूडनल चेंज में ये बैरियर्स होते हैं, ठीक। तो इन्हीं को ही हम समझना है, ऐसे कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो एटीट्यूड चेंज करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो बैरियर होता है उसको बोलते हैं हम स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग, है ना, एंड प्रेजुडाइस, है ना। मान लो कोई व्यक्ति किसी भी चीज के प्रति पहले से ही स्टीरियोटाइप बना करके रखा है, पहले से ही प्रेजुडाइज, मतलब वो लोग कैसे लोग होते हैं, क्लोज माइंडेड होते हैं, है ना, क्लोज माइंडेड है, ओपन माइंडेड नहीं है। तो इन लोगों को मतलब इन लोगों को मनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं, वो उनके अंदर ऐसा रहता है कि वो स्टीरियोटाइपिंग करते हैं और प्रेजुडाइज रहते हैं, इसलिए उनका जो स्वभाव रहता है वो कैसा होता है, काफी खुला विचार के नहीं होते वो लोग, क्लोज माइंडेड होते हैं। वो कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, है ना, कंजर्वेटिव होते हैं, लिबरल नहीं होते। तो इन लोगों को मनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, समझा गया। तो ये क्या हो जाता है, स्टीरियोटाइपिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है, ठीक है ना। मतलब स्टीरियोटाइपिंग
और प्रिजुडाइज व्यक्ति को मनाने में बहुत दिक्कतें जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन मतलब ऐसी चीजों से उसके दिमाग में भर चुकी है कुछ चीजें, जैसे मान लो टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट को इतना सिखा दिया जाता है कि भाई अब उसको आप चेंज करना चाहो भी तो नहीं कर पाओगे, इसको बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। समझ में क्या, मतलब इतना ज्यादा उसको हम लोगों ने पढ़ा दिया है किसी भी चीज को लेकर के कि अब वो तर्क करना, लॉजिक करना समझता ही नहीं है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। तो इसको आप मतलब वो भावना में इतना ज्यादा बह जाता है, वो हर चीज को इतना तरीके से मतलब समझ लेता है, ठीक है, एकदम डीप रूटेड अपना इमोशंस अटैच कर लेता है उन चीजों से, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है ना। तो इंडोक्ट्रिनेशन का जो मतलब होता है कि भाई इमोशंस अटैच कर लेता है वो, अटैच विथ समथिंग। एग्जाम्पल दे लो आप टेररिस्ट का, है ना, तो उसको आप बता सकते हो कि भाई इनका जो आप चेंज करोगे वो सरल नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत आप ऐसे इनका वो नहीं कर सकते, इनका बिहेवियर और एटीट्यूड चेंज, ठीक है। नेक्स्ट होता है एज फैक्टर। एज फैक्टर में क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, ये चाइल्ड है ना, और ये एडल्ट है। देखो चाइल्ड को समझाओगे, ये मैंने आपको बताया ना कि ये गीली मिट्टी के समान होते हैं, मतलब जैसा चाहोगे वैसा ढाल सकते हो, जैसा चाहोगे वैसा शेप दे सकते हो। तो ये जो चाइल्ड है, अब ये एडल्ट है, यहाँ पर एटीट्यूड चेंज करना आसान होता है ना, यहाँ पर एटीट्यूड चेंज सरल है, और यहाँ पर एटीट्यूड चेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, एटीट्यूड चेंज क्यों यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना, ये इसलिए क्योंकि इसका कॉग्निशन पार्ट, अफेक्शन पार्ट प्लस बिहेवियर पार्ट क्या होता है, डेवलप हो जाता है। यहाँ पर धीरे धीरे हो रहा होता है, कॉग्निशन होता है, अफेक्शन होता है, तो ये जो बिहेवियर है ना, ये अभी उतना बच्चा है, वो अभी तो ज्यादा कुछ जानता नहीं है, तो बिहेवियर पूरी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता, पर यही बिहेवियर धीरे धीरे करके ये डोमिनेट करने लगेगा, वो गलत चीजें करेगा, फिर गलत चीजों से सीखेगा तो वो सही चीजें करने लगता है, फिर एडल्ट तक आने के पास उसके पास अच्छा खासा पास्ट एक्सपीरियंस है, तो अब उसका सोचो आप एटीट्यूड चेंज करने में डिफिकल्ट होती है ना, ये यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, है ना, बच्चों को आप चेंज कर सकते हो उनका एटीट्यूड जल्दी, लेकिन एक जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, इन लोगों का चेंज करना दिक्कत हो जाता है, समझ में क्या, तो यहाँ पे ये डिफिकल्ट हो जाता है, एज फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ये 3 हो गया, चौथा ले लो, यहाँ पे लेते हैं चौथा, चौथा है सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। पांचवा लेते हैं अपन कन्फ्लिक्चुअल व्यू, सब बता रहा हूं अभी, ठीक। छठवां लेता हूं लैक ऑफ सेंस ऑफ रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस। सातवां लेते हैं स्ट्रॉन्ग बिलीफ है किसी चीज के प्रति, वैल्यूज एंड लैक ऑफ एम्पैथी ना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एटीट्यूड चेंज करने में बैरियर बनती है। 1 बाय 1 करके उठाते हैं, मान लेते हैं कन्फ्लिक्चुअल व्यू, सबसे पहले उठाते हैं इसको, कन्फ्लिक्चुअल व्यू। अब कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है आपको पता है ना, कि भाई मान लो कि आप कुछ बोल रहे हो, है ना, और मैं कुछ सोच रहा हूँ, दोनों में कन्फ्लिक्शन हो रहा है ना, और मेरे को सही दिशा देने वाला भी नहीं है, तो फिर मैं क्या होगा, कंफ्यूज स्टेट में रहूंगा, है ना, तो जब मैं कंफ्यूज स्टेट में रहूंगा तो फिर मेरे को क्लियर कट पर्सपेक्टिव मिलेगा ही नहीं अपने अंदर एटीट्यूड चेंज लाने का, है ना, तो इसलिए क्या होगा, फिर उस व्यक्ति का एटीट्यूड चेंज नहीं हो पाता। ये कब होता है, याद करो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि जब आपको अगर कोई चीज आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको प्रॉपर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव रूप से वो मैसेज नहीं समझ में आया, तो फिर क्या होता है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो और उसको फिर एक्शन में नहीं लाते हो, तो आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होता। ये कन्फ्लिक्चुअल व्यू मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि सोसाइटी में भी हम रहते हैं, तो हम देखते हैं अक्सर कि भाई सोसाइटी कुछ और बोलती है, हम कुछ और करना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी कन्फ्लिक्चुअल व्यू होता है,
तो फिर इस केस में भी हमको चेंज होने में ना थोड़ा दिक्कत जाती है। जैसे एग्जांपल कास्ट मैरिज का लेकर के आप बता सकते हो, है ना। हमारा नजरिया कुछ और है, सोसाइटी का नजरिया कुछ और है। तो फिर क्या होता है, हमको ऐसा नहीं है कि हम सोसाइटी की तरह हो जाएंगे, हम एटीट्यूड चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि कई बार हमारे व्यूज सामने वाले के व्यू से या सोसाइटी के व्यू से कंफ्लिक्ट होते हैं, इसलिए हम उन जैसा नहीं बनना चाहते, है ना, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो कन्फ्लिक्चुअल व्यू में, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे सामने वाले, बहुत सारे लोग सही गलत होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग गलत होते हैं, आप सही हो, आपने ये रियलाइज कर लिया कि जो मैं जान रहा हूं वो सही बात है, सत्य बात है। हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ द लोग ये बोल रहे हैं, बट फिर भी मेरे को पता है कि मैं सही हूं। तो इस केस में फिर आप उनकी तरह नहीं बनना चाहते हो, आपके अंदर उनके व्यूज नहीं डोमिनेट करेंगे, है ना। आप क्या होगे, आप अपने व्यूज की तरह रहोगे और एटीट्यूड चेंज आपका नहीं हो पाएगा, है ना। यहाँ पे पीपल क्या करते हैं, मैंने बताया ना, राइट या रॉन्ग को लेकर के सोसाइटी का कुछ और एटीट्यूड हो सकता है। जैसे मॉब लिंचिंग, है ना, मॉब लिंचिंग का एग्जांपल ले लो। आप जा रहे हो वहां पे, 20 लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, है ना, आप वहां पे अकेले हो, ठीक है, आप भी चाहते तो कर सकते थे मॉब लिंचिंग, बट आपने सेल्फ रियलाइजेशन कर दिया कि भाई हो सकता है कि ये मैं सबके साथ जाऊं तो मेजोरिटेरियन होगा, बट आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन ये है कि भाई ये सही है कि गलत है ना, जरूरी नहीं कि सब कर रहे हैं तो सही हो। तो ये क्या कर दिया आपने, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, तो सेल्फ रियलाइजेशन के कारण फिर वो दिक्कत होती है। ऐसे बहुत से लोग होंगे, मान लो कल को फिर आपको सामने वाला चेंज करना चाहे, बट किसी भी चीज को लेकर के, बट आपका एटीट्यूड क्या था कि भाई आपको लगता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला सही नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि आप एक्चुअली में सही ना हो, है ना, आपको ये तो लग रहा है कि आप सही हो, बट सामने वाला फिर उस केस में आपको आपका जो एटीट्यूड चेंज है उसको चेंज कराने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं आपको, नेक्स्ट है लैक ऑफ सेंस ऑफ रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस, है ना। मतलब देखो, मेरे को, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मेरे को फर्क करके नहीं पड़ता, है ना, मेरे को इतना ज्यादा लेना देना नहीं है कि भाई इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा तो क्या होगा, रिजेक्ट करूंगा तो क्या होगा। मेरे अंदर इंटरनल मोटिवेशन ही नहीं है ना, मेरे दुनिया को ऐसा देखता ही नहीं हूं कि मेरे को एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत पड़े। तो मेरे अंदर क्या है कि भाई वो ही नहीं है, मतलब मैं क्यूरियस ही नहीं हूँ अपने एटीट्यूड चेंज को लाने के लिए। तो फिर आप कितना भी कुछ कर लो, वो एटीट्यूड चेंज नहीं होता। जैसे पढ़ाई में देख लो, है ना, जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ता है, बाकी जिसको आप फोर्स करके बोलोगे कि भाई इतने बजे से पढ़ो, सुबह से आओ, ये करो वो करो, तो वो वैसे भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है क्या आपका, ये आपका लैक ऑफ सेंस है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का। नेक्स्ट होता है क्या, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, है ना। स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है किसी भी चीज को लेकर, है ना, जैसे कि आप किसी भी चीज से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, कुछ किसी वैल्यूज, है ना, जैसे कि बोलते हैं कि भाई जैसे युधिष्ठिर थे, है ना, वो अपने वैल्यूज को लेकर के इतना अटैच थे, वो भले दुख सह लेंगे और जो थी आपकी प्रताड़ना थी वो सह लेंगे, बट अपने वैल्यूज को चेंज नहीं करते थे। लोग उनसे बोलते थे कि आप ईमानदार क्यों होते हो, है ना, आप ये ईमानदार रहते हो इसलिए तो लोग आपको इतना परेशान करते हैं और आपको इतना दुख देते हैं, ठीक है, बट फिर भी युधिष्ठिर क्या नहीं छोड़ते थे अपने जो धर्म का मार्ग होता था, है ना। तो उस केस में वो क्या करते थे, उनका स्ट्रॉन्ग वैल्यूज था ना, मतलब जो वैल्यूज थे उसके प्रति उनका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट था। तो उस केस में आप उन व्यक्ति को कितना भी कुछ कर लो, वो आप उनसे बोल दो कि आप बेईमानी करो, छल करो, ये करो वो करो, तो नहीं करेंगे वो, है ना, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग वैल्यू, ठीक है ना। और वहीं पर अगर हम बात करें ये लैक ऑफ एम्पैथी क्या है, ठीक है ना, अगर आपके अंदर सामने वाले व्यक्ति किसी भी सोसाइटी के प्रति मान लो एम्पैथी वगैरह नहीं है, तो क्या आप अपना एटीट्यूड चेंज करोगे कभी, है ना। सामने वाले का एक्सीडेंट हो गया, है ना, आप रास्ते से जा रहे थे, आपके अंदर एम्पैथी ही नहीं है, तो आप उसकी हेल्प ही नहीं करोगे, है ना, आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा, वैसे कि चलते चलो, आपका कभी एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो एटीट्यूड चेंज करने के लिए ये कारण हो जाता है आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ आपने क्या देखा, ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि एज अ बैरियर की तरह काम करते हैं एटीट्यूड चेंज करने में, है ना। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से बैरियर्स हैं इस चीज को लेकर के, ठीक। अब हम देखेंगे थोड़ा सा सोसाइटी में, या फिर इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे, है ना, एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे, फिर उसके बाद देखो आपका 4 टॉपिक और बचा है इसी में एटीट्यूड में। एक हमको पढ़ना है सोशल मोरल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड,
ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, है ना, और एक और चीज बची कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये चीज है, इतनी चीजें बची हैं बस, ठीक है, एटीट्यूड। तो इसको वन बाय वन करके देखते हैं, लेकिन उसके पहले अपन इसको क्या देखेंगे, एप्लीकेशन देख लेते हैं, एटीट्यूड का क्या एप्लीकेशन होता है ना, उसमें भी एक इंडिविजुअल के लिए क्या एप्लीकेशन होता है, सोसाइटी के लिए क्या एप्लीकेशन होता है, एक सिविल सर्वेंट के लिए क्या एप्लीकेशन होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमको देखना है, ठीक। मैंने ये प्रेजुडाइज वगैरह आपको ऑलरेडी समझा दिया क्या होता है, स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो एप्लीकेशन देखते हैं आप। एप्लीकेशन ऑफ एटीट्यूड, सबसे पहले सोसाइटी पर देखते हैं। देखो सोसाइटी में आपको देखो इंडियन सोसाइटी जो है ना, किस लिए जानी जाती है, इंडियन सोसाइटी के कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड है, कुछ नेगेटिव एटीट्यूड है ना, ठीक। तो पॉजिटिव साइड में जैसे इंडिया की सोसाइटी किस लिए है, पॉजिटिव में क्या क्या जानते हो, देखो इंडिया की जो सोसाइटी है वो डेमोक्रेटिक है, इंडिया की जो सोसाइटी है वो सोशलिस्ट है ना, इंडिया की जो सोसाइटी है वो सेकुलर है ना, पीस लविंग है, ठीक है, पीस लविंग है, ठीक है, इंडिया की सोसाइटी है प्लूरल है, ठीक, प्लूरल सोसाइटी है, ठीक है। तो ये सब एटीट्यूड्स क्या है इंडिया के पॉजिटिव साइड में, है ना। वहीं पर इंडिया की अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड की बातें करें तो जैसे प्रिजुडाइज बोल सकते हो आप, प्री जजमेंट होना, है ना, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट नहीं करती है, इंटरकास्ट डिफरेंसेस होते हैं, है ना, इंटर रिलीजियस, ठीक है, फिर पैट्रियार्कियल है ना, वुमेन्स को ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहती है, ठीक है, फ्यूडल है, ठीक है, रिलीजियस बाइगोट्री है, ठीक, उसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पे, है ना, जैसे अनटचेबिलिटी वगैरह बता सकते हो आप, है ना, वुमेन के इशूज चलते हैं यहाँ पर, ये सब याद रखना, एग्जाम में लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी आप, ठीक है, वुमेन इशूज जैसे कि डाउरी हो गया, ऑनर किलिंग हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ कास्ट एंड कम्युनल कन्फ्लिक्ट हो गया, कम्युनल राइट्स हो गए, ठीक, जैसे कि सहारनपुर का आपने सुना होगा, ठीक है ना, और ये जो आपका कोरेगांव हो गया, ठीक है ना, करनी सेना का प्रोटेस्ट देखा था अभी कुछ समय पहले। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब इंडिया की जो नेगेटिव साइड होते हैं सोसाइटी को उसको दिखाते हैं। पॉजिटिव सोसाइटी में मैंने आपको बता दिया ना, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है ना, और वो है टॉलरेंट है, टॉलरेंट सोसाइटी है, टॉलरेंट सोसाइटी है। तो ये सब पॉजिटिव साइड ऑफ इंडियन सोसाइटी है, ठीक है ना, ठीक। प्रेजुडाइज एटीट्यूड किस तरीके का है, एक तरीके का नेगेटिव एटीट्यूड्स है टुवर्ड्स पीपल, जिसमें हम प्री जजमेंट हो जाते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स एटसेट्रा, ये सब। अब इस सब के कारण अब देखो सोसाइटी में ये प्रेजुडाइज क्यों आता है ना, ये प्री जजमेंट सोसाइटी क्यों हो जाती है। तो देखो कुछ तो आपका इंडियन जो माइथोलॉजिकल्स है ना, तो जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं वो हमको, उनके कारण लोग क्या होते हैं, प्रिजुडाइज हो जाते हैं, ठीक है ना, उनके कारण उन स्टोरी को सुनते हैं और फिर उनसे प्री जजमेंट हो जाते हैं। दूसरा कॉलोनियल रूल जो था उनका, जिसमें पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल थी, है ना, उस प्रिंसिपल को फॉलो करते थे वो, और उसके कारण क्या हो गया फिर जो हमारे ये जो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं वो धीरे धीरे करके डेवलप होने लगे, समझ में गया, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो गया कि भाई जो ये आपका डिवीजन है सोसाइटी में और बढ़ते गया, और नेगेटिव एटीट्यूड और बढ़ते गया। इन सब में किसका रोल है समझ में आ रहा है ना आपको, इन सब में एक तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, ठीक है ना, फिर दूसरा जिसको हम बोलते हैं कॉलोनियल रूल हो गया, कॉलोनियल रूल, और फिर उसकी लीगेसी जो थी, लीगेसी,
जैसे कि करप्शन बोल सकते हो आप, है ना। इंडिया सोसाइटी एक करप्ट सोसाइटी है, तो ये कैसे आता है, ये यहाँ से आता है, ठीक है ना, कि कॉलोनियल लेगेसी वगैरह थी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ऐसा ये सब चीजें बोल सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं सोसाइटी के प्रति, कुछ नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वालिटी की भी बात होती है, तो इक्वालिटी यहाँ पे रख देना आप, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे जैसे मॉडर्न समय आ रहा है, तो इंडिया में जो सोसाइटी है उनमें ये जो वैल्यूज हैं इन सब को लेकर के चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आप ऐसे चेंजेस जो हैं इसको एक साथ अगर चाहोगे आप आज ही पढ़ लेना तो नहीं पॉसिबल है। ये जब थ्रू आउट द लेक्चर आप बहुत सी चीजें देखते चलोगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे मॉडर्न समय में लोगों का एटीट्यूड चेंज होने लगता है। कुछ एग्जांपल्स तो मैंने आपको बताया था, स्वच्छ भारत मिशन वाला, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बताया था, कोविड-19 के प्रति बताया था आपको, है ना। तो वो सब से हमने क्या देखा था कि हाँ भाई ये एटीट्यूड जो है वो है। अब देखो इसके अपने खुद के कॉन्सिक्वेंस है, इसके अपने खुद के कॉन्सिक्वेंस है। जैसे देखो टॉलरेंस है, अब यहाँ पे टॉलरेंट होना तो अच्छी बात है, लेकिन हर चीज के प्रति टॉलरेंट हो जाना ये भी अच्छी बात नहीं होती। जैसे कि करप्शन हो रहा है और आप टॉलरेंट हो, तो फिर तो ये बढ़ते जाएगा और सोसाइटी नेगेटिव की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाता है, ठीक। तो ये चीजें याद रख लेना कि भाई यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि भाई ये धीरे धीरे करके आपका जो चेंजेस हैं उनको अपनाते जा रही है और चेंज होते जाते हैं मॉडर्न समय के हिसाब से, मॉडर्न सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये सोसाइटी का एटीट्यूड है, और सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज कैसे होता है तो ये हमने इन सब एग्जांपल से पढ़ ही लिया ऑलरेडी, है ना, कि सोसाइटी है, सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज कैसे होता है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब हमने देख लिया, वहां से हमने समझ लिया कि एटीट्यूड सोसाइटी का कैसे चेंज करती है ना, और उनके लिए कौन कौन से हथियार करती है सरकार, तो वो सब भी हमने देख लिया, टूल्स कैसे कैसे चेंज किए जाते हैं, ठीक। अब ये एटीट्यूड यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई एप्लीकेशन जो पार्ट है वो सोसाइटी में कैसे देखा, तो ये हमने समझ ली। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस में। ठीक, तो यहाँ पे आप एक चीज ये याद रख लेना कि इसमें हम लोग दो चीज देखते हैं कि एक तो प्रेजेंट एटीट्यूड क्या है ना, ठीक है ना, मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट नीड क्या है, प्रेजेंट नीड क्या है ऑफ राइट एटीट्यूड, है ना। एक एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस में आपका राइट एटीट्यूड की क्या जरूरत है ना, मतलब प्रेजेंट समय में क्या चाहिए लोगों, और वहीं पर ट्रेडिशनली जो हम होल्ड कर रहे हैं, मतलब एट प्रेजेंट जो होल्ड करते हैं, ये मतलब है कि जो एट प्रेजेंट है और ये क्या जो वो चाहते हैं, समझा गया। यहाँ पे क्या है, जो लोग चाह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और ये एक्चुअली में अभी ऐसा कैसा है, तो ये ट्रेडिशनल वाला बताएगा। ट्रेडिशनल रॉन्ग एटीट्यूड हेल्ड बाय पब्लिक, या फिर आप सिविल सर्वेंट बोल सकते हो, पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, ठीक है। देखो एट प्रेजेंट वो कौन से एटीट्यूड होल्ड करके रखा हुआ है, दूसरा लोग क्या चाह रहे हैं कि कौन से एटीट्यूड उस पर होने चाहिए। तो यहाँ पे चाहत है ना, यहाँ पे चाहते हैं, है ना, मतलब ये होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, एट प्रेजेंट क्या है ना, एट प्रेजेंट क्या है ना, या ट्रेडिशनली क्या रहा है ना, अब पुराने समय से ही ये कैसा था, ट्रेडिशनली ये कैसा था, है ना, इस चीज को यहाँ पे देख रहे हैं। तो बताओ ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि भाई ये जो ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऐसा था कि यहाँ पे जब ये लोग, मैंने आपको गवर्नेंस में भी बताया था, जब ये लोग जो भी आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, अपने आप को क्या समझते हैं कि ये सेवक नहीं है, ये क्या है आपका, ये वो करते हैं, है ना, आपके मतलब वो है रूलिंग क्लास है ना। तो इनका कैसा होता था, रूलिंग क्लास माइंडसेट होता था, है ना। एक आईएएस है तो मतलब वो अपने आप को यही समझता है कि वो सिविल सर्वेंट नहीं है, वो आपका किंग है, किंग टाइप का एटीट्यूड होता है उसको, ठीक है ना, रूलिंग क्लास माइंडसेट होता है ना। जैसे ये सेवा देने को नहीं, है ना, सेवा देने के लिए नहीं है, सेवा लेने के लिए है, ठीक है ना। तो ऐसा इनका रूलिंग क्लास माइंडसेट होता है। नेक्स्ट एलिटिज्म होता है इनके अंदर,
ठीक है ना। प्लस ये कोई चीज चेंज नहीं करना चाहते, है ना, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए चाहते हैं, जैसा है वैसे ही रखना चाहते हैं, तो स्टेटस कोइस्ट होते हैं, ठीक है ना, ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट है ये आपका रेड टेपिज्म। आपने रेड टेपिज्म है, मतलब फाइल डिले, अननेसेसरी डिले, बार बार चक्कर कटवाते हैं, ठीक है, रेड टेपिज्म हो गया। फिर आपका रेड टेपिज्म के साथ करप्शन भी देखने को मिलता है ना। आपके अंदर यही छवि आती है ना जब भी नॉर्मल एक आप सोचो एक नेगेटिव, आप एक आईएएस के बारे में क्या सोचोगे, एक तो अकड़ रहती है उनमें, रूलिंग क्लास, एलिटिज्म, मतलब बता दिया आपको, अपने आप को ही सबसे एलिट समझते हैं वो, है ना, उनको अगर आपने उनके सामने उठाए नहीं अगर आप, तो मतलब जैसे कि उनका पूरा सम्मान ही खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो वो आपको एक यूट्यूब में एक वीडियो पड़ी हुई है, एक एसडीएम थी, लेडी एसडीएम, एक डॉक्टर के पास जाती है और फिर उसको बोलती है कि आप खड़े नहीं हुए, मैं एसडीएम, मेरे सामने आपको बैठा रहना कैसे शोभा दे सकता है, ये वो वीडियो पड़ी है, एक देख लेना, वहां से आप ये दोनों चीज आप समझ सकते हो, ये रूलिंग क्लास माइंडसेट और एलिटिज्म, ठीक है ना। तो अब ये स्टेटस कोइस्ट ओरिएंटेशन और रेटेपिज्म में करप्शन है। उसके साथ साथ माई बाप कल्चर चलता है यहाँ, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके साथ साथ नेक्सस चलता है, स्ट्रॉन्ग नेक्सस होता है, नेक्सस चलता है यहाँ पे। नेक्सस किसके किसके बीच में, नेता, बाबू, लाला, ऐसा बोलते हैं इसको, नेता बाबू लाल। मतलब यहाँ पे नेता कौन होते हैं, नेता मतलब पॉलिटिशियंस, है ना। और यहाँ पे आपका जो लाला है, लाला रिफर्स टू यहाँ पे जजेस को बोल रहे हैं, और बाबू किसको बोलते हैं, ये ब्यूरोक्रेटिक जो अरेंजमेंट होता है ये पॉलिटिशियंस, है ना। तो ये वाला आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। प्लस ये क्या होते हैं, यहां से मिटा दे रहा हूं, प्लस यहां पे आप देखोगे ना, तो ये रूल और प्रोसीजर ओरिएंटेड होते हैं, रूल एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड, ये ज्यादा इनोवेशन को प्रमोट नहीं करते, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे आपको इनडिफरेंस देखने को मिलता है, प्लस आपको इररिस्पॉन्सिव देखने को मिलता है, इररिस्पॉन्सिव देखने को मिलता है ना, ये लोग इररिस्पॉन्सिव होते हैं, इनडिफरेंस होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या चलता है आपका, कॉम्प्लिसेंट कल्चर चलता है इनका, कॉम्प्लिसेंट कल्चर मतलब चलता है, कंसेप्ट चलता है, अरे इतना तो चलता है, वो जो बोलते हैं ना अपन भाई करप्शन है थोड़ा सा, अरे 200 रुपए तो चलता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, कॉम्प्लिसेंट कल्चर होता है, इस चीज को लेकर के चलता है ना। और वहीं पे अगर हम बात करें कि भाई उसमें भी आप थोड़ा सा चला लो, थोड़ा सा अपने आप को इनोवेट कर लो, तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये है आपका ये। अब इसके कारण क्या हुआ, ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है, तो इसके कारण क्या होगा कि भाई यहां पर, इसको मैं मिटा करके वापस से समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखो, ठीक, इन सब चीजों के कारण क्या हो रहा है, देखो इन सब चीजों, यहाँ पे आपको ये नेगेटिव एटीट्यूड जो है ब्यूरोक्रेटिक का, इसके लिए ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसकी नेगेटिव इमेज बन गई, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये जो है ना, ये सारे पॉइंट्स, ये आपको ईयर्स, बहुत सारे सालों तक ये कंटिन्यू रही है, समझ में आ गया। जब से देश आजाद हुआ है तब से आप देख सकते हो, देश के आजाद होने के पहले भी ये जो ब्यूरोक्रेटिक अरेंजमेंट था ऐसा ही था। प्लस यहाँ पर कॉलोनियल लेगेसी है ना, ये सब कॉलोनियल लेगेसी तो है, जैसे ये एलिटिसिज्म, याद करो पहले उनको सिविल लाइंस में रखा जाता था, वो नॉर्मल लोगों के साथ नहीं रहते थे, सिविल लाइंस में रहते थे, तो अपने आप को एकदम सबका बाप ही समझते थे, ठीक है। तो ये जो कॉलोनियल लीगेसी है ये उनके अंदर आती है, ठीक है ना। ये कॉलोनियल लीगेसी को तो यहाँ पे इनहेरिट किया जा रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये सब चीजों ने क्या किया, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बता दी, ये क्या किया, ये ड्रैग्ड कर दिया, ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसको ड्रैग्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ईयर्स, ठीक है ना। इसलिए क्या हो गया, इसलिए इसके कारण इनोवेशन नहीं आया, है ना। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस जो कि जो लाने चाहिए थे ताकि इक्वालिटी आए, है ना, जो पॉवर्टी है वो खत्म हो, है ना, बाकी जो सोशल वेलफेयर हो, तो वो आज तक नहीं हो पाया, ठीक है ना।
तो इसीलिए क्या होता है, इन सब चीजों के कारण जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं हो पाया, ठीक है ना। इसके लिए इसके साथ साथ एक चीज और आ गया कि ये लोग हैं, है ना, ये पीपल्स हैं, और ये है ब्यूरोक्रेसी, इनके बीच में जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट क्या है वो बहुत कम है, मतलब गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया। समझ आ रहा है ये सब क्यों हुआ? क्योंकि भाई ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें हमको तो दिख ही रही है, जब हम जो चीज हम देख रहे हैं उस चीज को हम कैसे वो अलग कर सकते हैं, समझ रहे हो आप? तो यहाँ से आप बता सकते हो ये सब चीजें, ठीक है ना। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, चलता है कंसेप्ट पे रहता है, मतलब कॉम्प्लिसेंसी है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, स्टेटस कोइस्ट है। तीसरा इनडिफरेंस है। इसके कारण क्या हो गया, इनएफिशिएंसी आ गई। इन सब के कारण क्या हो रहा है, इनएफिशिएंसी आ गई, इनएफिशिएंसी आ गई। इसके कारण लैक ऑफ इनोवेशन हो गया, लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल भी बोल सकते हो आप कि भाई जो चेंजेस तरीके से लाने चाहिए वो नहीं लाए, समझ में आ गया। और या जो फुल पोटेंशियल है ब्यूरोक्रेसी का वो रियलाइज नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे इंडिफरेंस के कारण क्या हो रहा है ये आप बता सकते हो, लिख लो, यहाँ पे जगह नहीं है। आपको क्या बोल रहा हूँ, लैक ऑफ इनोवेशन हुआ, लैक ऑफ इनोवेशन, ठीक है, लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल, और मतलब जो फुल पोटेंशियल है वो अभी तक रियलाइज नहीं कर गया, है ना, फुल पोटेंशियल नॉट रियलाइज, ये आप बता सकते हो। ये सब चीजें हुआ किसके कारण, नेगेटिव एटीट्यूड जो है उसके कारण ये हुआ। अब आते हैं वापस कि भाई यहाँ पे प्रेजेंट एटीट्यूड जो नीड है, प्रेजेंट एटीट्यूड, प्रेजेंट नीड ऑफ राइट एटीट्यूड, है ना, क्या चाहिए एट प्रेजेंट। तो देखो हमको ये चाहिए कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा हो, सिटीजन फ्रेंडली हो, सिटीजन फ्रेंडली, ठीक है। नेक्स्ट है प्रो पीपल हो, मतलब इसी में बोल सकते हो आप, प्रो पीपल हो, है ना, प्लस प्रोएक्टिव हो, मतलब ये नहीं कि भाई हम आ रहे हैं आपके पास प्रॉब्लम लेकर के तब आप सॉल्यूशन कर रहे हो। प्रोएक्टिव अगर हो आप तो हमारे आने से पहले ही आप हमारे लिए सब कुछ कर दोगे, है ना, हम आपके चक्कर ना काटें, आप पहले से ही सारे अरेंजमेंट रखो, है ना। पानी नहीं है तो आप पहले से ही पानी का पूरा अरेंजमेंट रखो, ये नहीं कि भाई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके ऑफिस में आकर के तब आप एक्शन में ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, प्रोएक्टिव होना। नेक्स्ट क्या है, पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना, प्लस ब्यूरोक्रेटिक को कैसा होना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्लस इसके अंदर डेमोक्रेटिक होना चाहिए ये, है ना, एलिटिस्ट नहीं होना चाहिए। फिर क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी को या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। रेस्पेक्ट का है कि रेस्पेक्ट लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड इक्विटी, है ना, इन सब चीजों को। नेक्स्ट क्या है, जो इनका ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, है ना, यही तो चाहते हो ना आप भाई। प्लस वहां पे मैंने क्या बताया, वहां पर वो लोग क्या होते हैं, स्टेटस कोइस्ट होते हैं, पर यहाँ पे आप क्या चाहते हो, वो फ्लेक्सिबल हो, है ना, फ्लेक्सिबल हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आप ये भी चाहते हो कि भाई सामने वाला एकदम ऐसा ना हो ना कि इररेस्पॉन्सिव हो, और मतलब उसके अंदर क्या होगा कि भाई ये सब चीजें वो देख ही नहीं रहा है कि समाज में बुरा चल रहा है तो मैं उसके लिए कुछ करूं। इसलिए क्या होता है, एट प्रेजेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको कंपैशनेट होना चाहिए, मतलब लोगों को जो प्रॉब्लम्स है जैसे पॉवर्टी है, गरीबी है ना, हंगर है, इन सब चीजों के प्रति कंपैशनेट हो। जब कंपैशनेट होगा तो क्या होगा, ढंग से वो काम कर पाएगा, अच्छे से प्रोएक्टिवनेस आएगी उसके अंदर, और वो सब समाज के वेलफेयर के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोएक्टिव रोल में अपना जो योगदान होगा वो दे सकते हैं। उसके साथ साथ इनको टॉलरेंट होना चाहिए, है ना, टॉलरेंट जरूरी है क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है इंडिया में। अगर आप टॉलरेंट नहीं होगे किसी के प्रति तो किसी की बात सुनोगे नहीं, आप प्रीजुडाइज हो जाएगा, स्टीरियोटाइप हो जाओगे, और फिर उसके कारण क्या होगा आपको पता क्या प्रॉब्लम आ सकती, डिस्क्रिमिनेशन होगा। प्लस अभी क्या होता है, वन मैन आर्मी एटीट्यूड रहता है इनका। अभी चाहिए क्या हमको, टीम ओरिएंटेड चाहिए, टीम ओरिएंटेड। मोदी जी भी बात करते हैं ना टीम इंडिया की, है ना, टीम इंडिया जहां पर सब मिलकर के काम करें, टीम इंडिया, है ना, टीम ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारे जो एटीट्यूड्स हैं वो प्रेजेंट डे ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्वेंट या गवर्नमेंट की नीड है ना। सिटीजन यही सारे एटीट्यूड डिमांड करती है ना, डिमांडेड बाय सिटीजन,
डिमांडेड बाय सिटीजन्स, ठीक है ना। अगर ये सब चीजें होंगी, है ना, ये सब चीजें अगर डिमांड कर रही है, जैसा लोग डिमांड करेंगे वैसे ही अगर उनको मिलेगा, तो आपको नहीं लगता जो ट्रस्ट है किसके बीच में, पीपल्स है और गवर्नमेंट है, या फिर पीपल्स या फिर ब्यूरोक्रेसी है, उनके बीच में बढ़ेगा, हाँ ट्रस्ट बढ़ेगा, समझ में आ गया ना। तो ये याद रख लेना कि भाई अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन आपका सिटीजन फ्रेंडली है तो फिर ये सब चीजें आप अचीव कर सकते हो, है ना, ये सब चीजें आप ढंग से अच्छे से कर सकते हो और हम एक बहुत अच्छा अपने देश को एक अच्छे दिशा में लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर ये सब चीजें लैक करेगी तो फिर आपको पता है कि भाई इंडिया का एटीट्यूड क्या है, फिर वैसा शेप हो जाएगा कि उसको आपको चेंज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो फिर इस केस में अगर ये सब चीज नहीं होगा तो ये एज एन एटीट्यूड बैरियर की तरह काम करने लगेगा, है ना। जैसे कि आपने देखा है कि एट प्रेजेंट भरोसा नहीं है लोगों को, ब्यूरोक्रेसी में भरोसा नहीं है लोगों को, ठीक है। गवर्नमेंट के बहुत सारी चीजों में देखो आजकल फ्रिक्वेंट प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अगर आपको जानना, आपको अगर पता करना है कि भाई इंडिया मतलब सोसाइटी में गवर्नमेंट के प्रति और ये जो ब्यूरोक्रेसी है एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति कैसा एटीट्यूड है, तो आप उनसे सवाल जवाब करो लोगों से। आपको अगर लगता है कि भाई सामने वाले का रेस्पॉन्सिव जो रिएक्शन अच्छा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका उस व्यक्ति के प्रति। ऐसे अगर बहुत लोगों का मिल गया आपको, तो आप उस हिसाब से बता सकते हो। मान लो आपने सर्वे किया, 1000 लोगों से आपने क्वेश्चन किया कि भाई इस चीज के प्रति आप ये सिविल सर्वेंट के बारे में क्या सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो नेगेटिव सोचते हो। ऐसे करके हजार करके कितने सारे सैंपल ले लो, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हमारी सोसाइटी का ब्यूरोक्रेटिक के प्रति क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो क्यों है, नेगेटिव है तो क्यों है। तो इस तरीके से आप जो एटीट्यूड है उसको पता कर सकते हो, और उससे हम ये भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एज अ बैरियर काम कर रहे हैं फॉर एन एटीट्यूड चेंज, समझ में गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है उसका हमने देख लिया, ठीक है। ये जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है उसको हमने समझ लिया, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड बोल रहा हूँ, जो ये सोसाइटी और ये जो नीड है इसकी वो देख लिया। अब हम देखेंगे जो है ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, ठीक है।